नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृतिवाद। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने आदर्शवाद के बारे में अध्ययन किया। आइए देखते हैं प्रकृतिवाद। इसको अंग्रेजी में नेचुरलिज्म के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं रियलिटी या यथार्थवाद के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। नेचुरल का अर्थ है प्रकृति, लिज्म कहीं कहीं इज्म भी आता है और इसका अर्थ है वाद या विचार। तो एक साथ मिला के कहेंगे तो प्रकृतिवाद हो गया। आगे देखते हैं। अगर इसकी परिभाषा के बारे में कहा जाए तो किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी शिक्षा शास्त्री की परिभाषा आप कह सकते हैं, या आप जो हम बताने जा रहे हैं उसको भी आप इसकी परिभाषा के अंतर्गत बता सकते हैं। देखते हैं। प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करना ही प्रकृतिवाद है। पुनः सुन लीजिए। प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करना ही प्रकृतिवाद है। ठीक है। और प्रकृतिवाद में अगर शिक्षा के संबंध में बात करें, जो शिक्षा दिया जाता है प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, नेचुरल रूप से दिया जाता है। इनका ये मानना है कि प्रकृति ही शिक्षक है। जब इनका हम शिक्षण विधि देखेंगे, पाठ्यक्रम देखेंगे, तो इन्होंने ऐसे विषय को शामिल किया है जिसमें प्रकृतिवाद के निकट उसकी विषय वस्तु हो। इनका ये मानना है कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, प्रकृति में रहे, वो सीखे, जो वह स्वयं सीखेगा वही उसका अनुभव ज्ञान होगा। और प्रकृतिवाद ने पुस्तकी ज्ञान का विरोध किया है। आगे इसका अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। प्रकृति शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। यह प्रकृति शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला प्रकृति शब्द का अर्थ है भौतिक प्रकृति, जो बाह्य प्रकृति से संबंधित है। दूसरा बालक की प्रकृति, क्योंकि शिक्षा में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो बालक की प्रकृति जिसमें बालक की मूल प्रवृत्तियां, उसके आवेश, क्षमता आदि बालक में जन्म से होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। दर्शन यानी दार्शनिक सिद्धांत। दर्शन प्रकृति को मूल तत्व मानता है और सर्वोत्तम सत्ता मानता है। यानी प्रकृतिवाद में प्रकृति ही सब कुछ है। यानी जो भौतिक तत्व है प्रकृतिवाद उसको महत्व देता है, आध्यात्मिक पक्ष को नहीं। इसके पहले वाला हम लोगों ने वाद पढ़ा आदर्शवाद, उसमें आध्यात्मिक पक्ष को महत्व दिया जाता है, भौतिक पक्ष को नहीं। लेकिन इसमें ठीक उसका उल्टा है, आदर्शवाद का उल्टा। आगे देखते हैं। भौतिक तत्व को प्रधानता देता है। बात आ गई कि आदर्शवाद भौतिक तत्व को प्रधानता देता है एवं विद्यालय को कृत्रिम वातावरण के अंतर्गत रखता है। विद्यालय का परिवेश को प्रकृतिवाद कृत्रिम वातावरण के अंतर्गत रखता है। क्यों? क्योंकि इसका मानना है कि बालक के लिए विद्यालय प्राकृतिक वातावरण को प्रस्तुत करता है। किस प्रकार की विद्यालय का एक बिल्डिंग होती है, मानव निर्मित होती है, पाठ्यक्रम होता है, मानव निर्मित होता है, अनुशासन मानव निर्मित होता है, उद्देश्य मानव निर्मित होता है आदि। ये सब मानव निर्मित है, इसलिए इसमें प्रकृति का कहीं रोल नहीं है। इसलिए प्रकृतिवाद विद्यालय को मानव निर्मित वातावरण मानता है। आगे देखते हैं। एक विशेष लाइन है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। यह प्रकृतिवाद का विचार है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण इसका लाइन है। पुनः सुन लीजिए। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है, खो जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं। रूसो महान प्रकृतिवाद के अंतर्गत आते हैं। जब प्रकृतिवाद का नाम आता है तो रूसो का नाम विशेष रूप से आता है, क्योंकि सारे शिक्षा शास्त्रियों में रूसो ने सबसे अधिक प्रकृतिवाद का अध्ययन किया एवं अपने शिक्षा में प्रयोग किया। देखते हैं कि रूसो ने क्या कहा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति जीवन जीने योग्य बनाना और प्रकृति को ईश्वरी सृष्टि
मानता है एवं बालक को ईश्वर की सर्वोत्तम कृति माना है। ये रूसो के अनुसार है। पुनः सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति या प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाना है और प्रकृति को ईश्वर की सृष्टि मानता है और बालक को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना माना है रूसो ने। कभी कभी कथन आ जाता है, किसका कथन है तो आप बता सकते हैं, रूसो का। आगे देखते हैं कि शिक्षा में अध्यापक का स्थान प्रकृतिवाद में गौण माना है, प्रकृति को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि इसके अनुसार जो शिक्षक है वह प्रकृति ही है। अब देखते हैं प्रमुख प्रकृतिवादी विचारक कौन कौन थे, इसके प्रवर्तक कौन थे, समर्थक कौन थे। तो सबसे पहला नाम आता थेल्स का। अगर प्रश्न है कि प्रमुख प्रकृतिवादियों का नाम बताइए तो सबसे पहला नाम आता थेल्स का, रूसो का, स्पेंसर का, काम्टे का, हॉब्स, अरस्तु, लैमार्क, हक्सले आदि। पुनः सुन लीजिए प्रमुख प्रकृतिवादी विचारक थेल्स, रूसो, स्पेंसर, काम्टे, हॉब्स, अरस्तु, लैमार्क, हक्सले आदि। जिसमें आगे पढ़ेंगे जो रूसो ने कहा प्रकृति की ओर लौटो नारा दिया। ये प्रश्न भी बन के आता है कि प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा, रूसो ने कहा। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं इसके प्रमुख सिद्धांत। प्रकृतिवाद के प्रमुख कौन कौन से सिद्धांत हैं। नंबर 1 इनके अनुसार है समस्त संसार एक प्राकृतिक रचना है। इनके अनुसार जो संसार है वह एक प्राकृतिक रचना है, प्रकृति द्वारा बनी है। अगला देखते हैं आत्मा। इनके अनुसार आत्मा पदार्थ जन चेतना तत्व है। इनके अनुसार जो आत्मा है वो पदार्थ जन तत्व है। फिर आगे देखते हैं, और एक बार पुनः बता दें, जो प्रकृतिवाद है इसमें सब चीज शिक्षा से लेके बच्चों का अनुशासन प्रकृति द्वारा बताया जाता है, क्योंकि इनका यह मानना कि यदि बच्चे को स्वतंत्र रूप से प्रकृति में छोड़ दिया जाए तो उसी से उसको अनुशासन, ज्ञान, शिक्षा सब कुछ मिलता है। इसलिए प्रकृतिवाद में प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है, उसका जो अगला पॉइंट है, सुखपूर्वक जीने के लिए प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है। ये प्रकृतिवादियों का विचार है कि सुखपूर्वक जीने के लिए प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है, क्योंकि पहले का जमाना ले तो पहले के लोग प्रकृति के निकट थे। खान पान की दृष्टि से, रहने की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, यही कारण है कि पहले के लोगों का जीवन लंबा होता था, वो स्वस्थ होते थे और निरोग होते थे। अगला देखते हैं, राज केवल व्यवहारिक सत्ता है। इनके अनुसार राज जो है केवल व्यवहारिक सत्ता है, उसमें प्रकृति का कहीं कोई रोल नहीं है। अगला देखते हैं, वर्तमान जीवन ही वास्तविक जीवन है। वर्तमान जीवन ही वास्तविक जीवन है, इससे अलग कोई अन्य जीवन नहीं है। प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि परलोक या आध्यात्मिक या अन्य जगह कोई लोक नहीं है, जो वास्तविक जीवन है यही लोक है, इत्यादि। आगे देखते हैं, प्रकृति शिक्षा के उद्देश्य या प्रकृतिवादी का अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जिसमें नंबर 1 है मानव नामक यंत्र को पूर्ण बनाना। प्रकृतिवाद में मानव को एक यंत्र माना है, मशीन माना है, इसलिए कहीं कहीं आता मानव नामक यंत्र, यानी मानव को एक यंत्र माना है जो पूर्ण नहीं है, उसको पूरा करना है प्रकृति के माध्यम से ज्ञान देके। अगला देखते हैं, वर्तमान या भविष्य में मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो, इस पर बल दिया जाता है। अर्थात जब प्रकृति द्वारा शिक्षा दिया जाएगा तो उसको वर्तमान में भी सुख मिले और भविष्य में भी सुख मिले। इस प्रकार से प्रकृतिवादियों का मानना है कि प्रकृति द्वारा शिक्षा देने से लाभ होगा। आगे देखते हैं, जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। इनका मानना है कि व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करना चाहिए, जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करना चाहिए। इसके लिए प्रकृतिवाद विशेष
महत्व है, उसकी भूमिका है। अगला है वातावरण तथा परिस्थितियों के साथ, वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना, या प्रकृतिवाद का विशेष इस पर बल देता है कि वातावरण से जब हम अपने को समायोजन के अनुकूल बना लेते हैं तो हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। आगे देखते हैं बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। ये प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक का व्यक्तित्व का विकास भी हो, लेकिन सब ये प्राकृतिक माध्यम से हो, प्रकृति के द्वारा हो। आगे देखते हैं इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय होना चाहिए, प्रकृतिवादियों क्या विचार है। इसमें मुख्य रूप से रुचि एवं बालक की क्षमता को ध्यान में रखकर विषय को तैयार करना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से शरीर विज्ञान, व्यायाम, भूगोल, जीविकोपार्जन साधन के गुण को विकास करना, गणित, बाल मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत, कला, अवकाश के समय का सदुपयोग, साहित्य और विज्ञान के जितने उसके भाग हैं सभी आदि। इन्होंने पक्ष दिया एवं कहा कि इस प्रकार के विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, एवं उन्होंने कहा कि शिक्षण विधि किस प्रकार की हो, उस पर भी बात की। ये देखते हैं इनके अनुसार, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए। देखते हैं इसमें नंबर 1 कहा स्वयं करके सीखना। इसमें जोर दिया कि स्वयं करके सीखना। प्रश्न भी बन सकता है कि प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षण, कोई 2 शिक्षण विधि लिखिए, तो आप लिख सकते हैं स्वयं करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बालक जब स्वयं करके सीखेगा तो जो उसको अनुभव मिलेगा वही उसका ज्ञान होगा। स्वयं करके सीखना, दूसरा अनुभव द्वारा सीखना, अगला खेल द्वारा सीखना, अगला निरीक्षण विधि द्वारा सीखना। इसके अलावा कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने अपने शिक्षा पद्धति में इसका प्रयोग भी किया है। आगे देखते हैं किसने किया। डाल्टन पद्धति इससे संबंधित है। डाल्टन पद्धति जो है वो प्रकृतिवाद का समर्थन करती है। डाल्टन पद्धति, ह्यूरिक्स पद्धति या खोज विधि, जिसको खोज विधि कह सकते हैं सरल भाषा में, खोज विधि और मॉन्टेसरी विधि आदि, ये शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं जो प्रकृतिवाद का समर्थन करते हैं एवं शिक्षा को इस माध्यम से देने पर बल देते हैं। पुनः सुन लीजिए कि प्रकृतिवाद क्या है। वो इस प्रकार की शिक्षा चाहता है जो प्रकृति द्वारा शिक्षा दिया जाए, जिसमें शिक्षक को प्रकृति ही मानता है कि जो शिक्षक वो प्रकृति है, जो भी शिक्षा दे वह मनुष्य या बालक को स्वाभाविक रूप से शिक्षा मिलेगी। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध की इसमें होता है और विद्यालय के वातावरण को इन्होंने कृत्रिम माना है आदि। अब इसके बाद अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसका शिक्षण में क्या योगदान है, शिक्षण क्या व्यवस्था है और शिक्षण में किस प्रकार इस बात का अन्य उपयोग हुआ है।